नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यहाँ से पहले तक हम पढ़ रहे थे बैटरी सेल, हम डिस्कस करते थे डायरेक्ट करंट को। अब यहाँ पर हमने प्रोड्यूस करना है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा होता है। वैल्यू से मुराद अपनी पोलैरिटी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और यूँ अपनी वो पोजीशन चेंज करता है बार बार। और दूसरा वो अपना साइकिल भी चेंज करता रहता है और अपनी वैल्यू को मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम एंड सो ऑन। जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है क्या चीज़? तो सबसे पहले जी इसकी है डेफिनेशन। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी जगह पर कई जगह पर डेफिनेशन यूँ भी लिखी जाती है, इट कन्वर्ट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों बातें ठीक है और दोनों बातें हैं भी सिमिलर, इनमें फ़र्क भी कोई नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स है ना, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। और काइनेटिक में आगे स्पेसिफिक टाइप हमने कौन सी कर दी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट अब आ जाती है इसमें कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के अंदर फिर वही बात, जितनी अच्छी डायग्राम मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा। बुक पे दो तरह की डायग्राम्स चलती हैं हमारे, एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम जिस तरह बुक की है, एक सिंपल डायग्राम जिस तरह की आप बनाते होते हैं पेपर में। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए दोनों डायग्राम्स बना दें, कॉम्प्लेक्स वन भी और सिंपलर वन भी, ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगी मेरे पास तो मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा, और सिंपल डायग्राम होगी तो आप पेपर में उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेट्स डू दिस। काम थोड़ा ट्रिकी और टेक्निकल है, लेकिन तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले हमने लगाने हैं मैग्नेट। और आपको पता है कि इस केस में जो हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, वो मैग्नेट हमने जो यूज़ करना है वो रेडियल मैग्नेट है तो यू शेप्ड ही, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कर्व होता है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकें। और इसी के साथ यहाँ पर जो आपने ड्रॉ करना है, यूँ कर्व ड्रॉ करना है, और इसी तरह यहाँ से भी आप कर्व उसको शो करेंगे। डायग्राम ध्यान से बनाएंगे तो, तरीके से चलेंगे तो हो ही जाएगी। सेम इसी तरह जब आप लोअर एंड पे काम कर रहे हो, मतलब इस एंड पे, तो यहाँ पर भी आपने स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी, आपने यहाँ से यूँ कर्व ही ड्रॉ करना है। और ये कर्व यहाँ से यूँ अटैच, यहाँ से यूँ अटैच कर दें, और ये आपके पास मैग्नेट का एक व्यू है। ठीक हो गया? ये आपके पास मैग्नेट का एक व्यू, इन लाइंस को आप रखें स्ट्रेट, यहाँ पर कर्व भी आएगा। ये अब आपके पास मैग्नेट का व्यू कैसे का है? ये आपके पास यूँ कर्व मैग्नेट है जिसको मैंने शो किया। इसके साथ इसके बिल्कुल सामने एक दूसरी कॉइल है, और उस दूसरी कॉइल में इसके ओपोजिट डायरेक्शन में कर्व है, और वो कर्व की डायरेक्शन मतलब ये नॉर्थ पोल, इसके बिल्कुल सामने कौन सा पोल है? साउथ। तो पहले ड्रॉ करते हैं इसमें पड़ी कॉइल को। अब अगर हम कॉइल को ड्रॉ करें तो कॉइल की डायरेक्शन कुछ यूँ ड्रॉ की गई है बुक के ऊपर कि यहाँ से कॉइल का नॉर्थ पोल को एक तरफ से कॉइल को आपने यहाँ से यूँ शो कर रखा है, और दूसरे एंड के ऊपर कॉइल चूँकि हमने रोटेट कर रही है तो कॉइल को हमने कुछ यूँ बना रखना है। और ये हो गया जी आपके पास कॉइल का एक व्यू। और आपने यहाँ से प्रोवाइड करने हैं दो टर्मिनल्स कॉइल को। तो एक टर्मिनल हम प्रोवाइड कर देंगे इस एंड से, एक टर्मिनल हम प्रोवाइड कर देंगे दूसरे एंड से। यहाँ से ऊपर करंट के फ्लो का पाथ आपने बना रखा है, ये करंट के फ्लो का पाथ है। ठीक है, कॉइल थोड़ी सी हम एनलार्ज कर देते हैं ताकि मैग्नेट के पोल्स के अंदर तक रहे। तो लेट्स डू दिस। ये कुछ यूँ हो जाएगा,
उसके बाद आप इनको यहाँ से यूँ ज्वाइन कर दें। ये कॉइल का आपने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया ताकि वो मैग्नेट के पोल्स को उस तरह से कवर कर सके। इस कॉइल को रोटेट करने के लिए इस कॉइल के नीचे लगाया जाता है। रोटेट करवाने के लिए आप कोई भी मैकेनिकल एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी सोर्स यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप यूँ कह लें बेशक कि आप इसे खुद अपने हाथ से यूँ घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस कॉइल के इस एंड को हम नाम देते हैं ए, इसको हम नाम देते हैं बी, और इस साइड को सी, और यहाँ पर नाम होता है डी। और दूसरे एंड के ऊपर कॉइल के साउथ पोल लगा हुआ है, और साउथ पोल की जो कर्व है वो उसके बिल्कुल ओपोजिट ड्रॉ करेंगे आप। साउथ पोल, और ये आपके पास आ गया कॉइल का साउथ पोल। तो ये है जी आपके पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ, और इसके दरमियान में एक कॉइल है जो कि रोटेट कर रही है। अब ये रोटेटिंग कॉइल इसके अंदर जब रोटेट करेगी तब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम यहाँ पर अब याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी जी डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब इसी डायग्राम को थोड़े सिंपलर वे में हम लेकर चलें तो इस डायग्राम को आपने सिंपलर वे से यूँ बनाना है। अब वो जो पहली वाली डायग्राम उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कॉइल की रोटेशन को शो किया। सिंपलर वे में आप इसको यूँ बना लें कि एक तरफ आपके पास है जी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ मैग्नेट का साउथ पोल। ये आ गया जी यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेट का साउथ पोल। इसके दरमियान में हमने रखनी है कॉइल। इसके दरमियान में अगर हम कॉइल रखें तो कॉइल कुछ यूँ, और इस कॉइल को यहाँ से हमने प्रोवाइड करनी है मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करने के लिए। ये साइड ए, बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर कॉइल को करंट प्रोवाइड करने के लिए हमने लगा रखे हैं दो टर्मिनल्स। इन दो टर्मिनल्स के एंड पर आ गए, यहाँ पर इन एंड्स के आगे लगे हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, वो स्लिप रिंग्स क्या काम करते हैं, वो स्लिप रिंग आगे करंट का कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। अगर मैं उसको ऊपर की तरफ बनाने के बजाय अगर डाउनवर्ड ड्रा कर लें, क्योंकि आपकी बुक पे ऊपर है और मैं उसको थोड़ा सा ऑपोजिट अपने रेंज में रखने के लिए, और यहाँ पर ऊपर हम बना लेते हैं। ये है जी मैकेनिकल एनर्जी सोर्स जो कि कॉइल को यूँ रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज तरह, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से आप इसके दो टर्मिनल्स बना लें। एक टर्मिनल यहाँ से इस टर्मिनल के साथ एक रिंग यहाँ पर आपने लगाना है, एक रिंग यहाँ पर लगेगा। इस कॉइल के बाद नेक्स्ट जो आपने कंपोनेंट लगाना है दैट इज़ स्लिप रिंग। ये यहाँ पर ये लग गया स्लिप रिंग। इस टर्मिनल के साथ भी यहाँ पर स्लिप रिंग लग जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर वो ये कि इस वायर का इस स्लिप रिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यूँ है कि दो टर्मिनल्स है ना, तो दो टर्मिनल में से एक टर्मिनल तो इसको स्लिप रिंग को टच कर रहा है, जबकि दूसरा टर्मिनल इसके अंदर से पास कर रहा है। ठीक है, वो एक उसके साथ टच कर रहा है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ अंदर से पास कर रहा है सेंटर से, वो उसको टच नहीं कर रहा। और फिर इनके बाद आगे यहाँ पर हमने कंपोनेंट लगा रखा है दैट इज़ कॉल्ड कार्बन ब्रशेस। ये हमने आगे जो कंपोनेंट लगा रखा है दिस इज़ कार्बन ब्रशेस। और यहाँ से आगे आपने सर्किट को कर देना है कंप्लीट। और सर्किट को कंप्लीट करने के बाद बीच में बेशक आप अटैच कर दें गैल्वेनोमीटर, ताकि वो हमें डिटेक्ट करके बता सके इधर करंट इज़ बीइंग इंड्यूस्ड और नॉट। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपना कंपोनेंट दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। अब आ जाते हैं इन सब इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स के ऊपर कि ये पार्ट्स थे क्या क्या। सबसे पहले आपने इसकी लिखनी है जी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट
मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बाद दूसरा जो इसका पोर्शन है दैट इज़ कॉयल। इस कॉयल के अंदर ए बी सी और ये साइड डी। दूसरा आ गया जी कॉयल। कॉयल के लिए दूसरा नाम हम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्मेचर। असल में कॉयल और आर्मेचर में फ़र्क ये है कि कॉयल सिंपल एक लूप ऑफ वायर, और जब एक से ज़्यादा लूप्स हों तब हम उसे नाम देते हैं दिस इज़ कॉल्ड आर्मेचर। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट लगाया हुआ दैट इज़ स्लिप रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट हमने लगाया दैट आर स्लिप रिंग्स। मैं डायग्राम में भी उनको लेबल कर देता हूँ जी, स्लिप रिंग्स। ये हैं दोनों स्लिप रिंग्स। ठीक है, इन स्लिप रिंग्स का काम क्या है? ये दोनों स्लिप रिंग्स करंट के कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि जब कॉयल ने रोटेट करना ना, तो अगर स्लिप रिंग्स नहीं होंगे तो वो दोनों वायर्स आपस में वाउंड होना शुरू हो जाएगी। अगर दोनों वायर्स आपस में लिपटना शुरू होगी तो करंट तो फ्लो नहीं करना, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाना है। तो उस कनेक्शन को स्टेबल रखने के लिए हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं, और इसी की मदद से तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। और नंबर 4 दैट इज़ कार्बन ब्रशेस, और ये बड़े अहम है। इसमें कार्बन ब्रशेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कार्बन ब्रशेस की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वायर ने स्लाइड करना है। जब कॉयल ने रोटेट करना है तो वो वायर ने इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना है, और जब वो रिंग के साथ स्लाइड करेगी देयर विल बी स्पार्क। हमें पता है कि जब दो वायर्स को हम स्लाइड करें, करंट कैरिंग वायर्स को, तो वो स्पार्किंग करते हैं। तो उस स्पार्किंग को रोकने के लिए हम कार्बन ब्रशेस लगाते हैं, और यहाँ पर जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म यूज़ होती है दैट एलोट्रॉपिक फॉर्म इज़ ग्रेफाइट। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग। वर्किंग से पहले भी हम यूं थोड़ा सा कर लेते हैं। वर्किंग के भी दो हिस्से हैं, एक है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ करंट की प्रोडक्शन, दूसरा है वर्किंग के अंदर मैथमेटिकल। आप यूं कह लें कि हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे सबसे पहले कि करंट कितना प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा। सो वर्किंग के अंदर सबसे पहले तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होना चाहिए ना, कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका है जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिकली ऐसे उसके पीछे क्या चीज़ है? उसके पीछे है मोशनल ईएमएफ। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ of electromagnetic induction। electromagnetic induction कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं, जो कि ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ, कि जितनी तेज़ी से आप ईएमएफ फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर जो हम सिचुएशन यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ एंगल थीटा, और साथ माइनस साइन तो ऑब्वियसली लगता ही लगता है कि उस कॉज को ख़त्म करने के लिए जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो उस कॉज के चूँकि अपोज करना है तो नेगेटिव साइन लगता है। अब आ जाएँ वर्किंग के ऊपर कि करंट प्रोड्यूस कैसे होगा हम इस कॉयल को करेंगे रोटेट। कॉयल को रोटेट करने पर किस तरह से बिहेव होगा? अब जब हम कॉयल को रोटेट करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी। अब आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कॉयल का एक फ्रंट और एक बैक है। इस वक्त आपके सामने कॉयल का फ्रंट वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर सिचुएशन यूँ है कि इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इधर मैग्नेट का साउथ पोल, ये वही कॉयल है। जब आप कॉयल को यूँ रोटेट करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। कभी फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, कभी फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे? जब ये कॉयल यूँ बिल्कुल प्लेन पड़ी है बीच में, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0, जब यहाँ पर आ गई फ्लक्स मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, और इसी तरह यूँ आगे रोटेट करते हैं।
अब इस रोटेशन के दौरान फ्लक्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लक्स की चेंज होने पर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो चूंकि कॉइल मूव कर रही है, इट इज़ इन मोशन, सो ये हमने फार्मूला कहाँ से लिखा, मोशनल ईएमएफ से। अब कॉइल की टोटल साइड्स कितनी हैं, 4, ए बी, ठीक है, यहाँ पर ए बी, ये फिर सी, बी और सी साइड, बी से लेकर डी तक और डी से ए तक, तो टोटल कितनी साइड्स हो गई, 4। इन चारों के ऊपर हम ईएमएफ की वैल्यू देखते हैं कितनी है। सो टोटल साइड्स होगी हमारे पास कॉइल ए बी सी डी के अंदर टोटल 4। तो यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है जी हमारा मैथमेटिकल पोर्शन, कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है। तो इस काम के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल में अगर हम चलें तो हम यहाँ पर यूँ करेंगे कि सबसे पहले ईएमएफ ऑन साइड ए बी, ईएमएफ ऑन साइड ए बी किसकी इक्वल होगी, ईएमएफ ऑन साइड ए बी शुड बी इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ एंगल थीटा, और साथ अपोज कर रही है तो माइनस साइन। अब यहाँ पर इस केस के अंदर अगर हम देखें तो इस साइड में जो लाइंस हैं वो कट कर रही हैं, तो इस साइड पर ईएमएफ की वैल्यू होगी, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब हम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखते हैं ना करंट की डायरेक्शन, तो ये करंट की डायरेक्शन हमें मिलती है अपवर्ड। आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करंट की डायरेक्शन सेट होती है, और यहाँ से हमें करंट की डायरेक्शन मिलती है डाउनवर्ड, तो यूँ इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब ये कॉइल लेन में रखिएगा, रोटेट कर रही है, वी बी एल साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर कितना पुट होगा, 90। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और नॉर्थ से साउथ पोल दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये जो थीटा था वो असल में किस किस के दरमियान में है, वो थीटा वी और लेंथ के दरमियान में, वी बी एल साइन थीटा। तो इन दोनों के दरमियान में जब आपस में ये कॉइल पड़ी होगी यूँ परपेंडिकुलर, तो ज़ीरो, जब कॉइल बीच में यूँ प्लेन पड़ी है तब एंगल कितना पुट होगा, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री, तो V और आपने किसको देखना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को, ठीक है, V और B को, सॉरी, आपने V और B से डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ड्रॉ करें, ये होगी नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आ गई B की डायरेक्शन। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये स्टेट करता है द थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। कॉइल यूँ रोटेट कर रही है, ये वाला हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है, मतलब मैं इसको अगर शो करूँ तो ये वाला पोर्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है, कॉइल यूँ उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये पोर्शन किधर मूव कर रहा है, आपकी तरफ, मोशन ऑफ द कॉइल आपकी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इसने बताना है नॉर्थ से पोल, मिडिल फिंगर की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड। अगर मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं करंट किधर फ्लो करेगा, अपवर्ड। ये वाला पोर्शन किधर मूव करना है, इसने मूव करना है इनटू द प्लेन। जब ये इनटू द प्लेन मूव करेगा तो अब मोशन ऑफ द कॉइल किधर होगी, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, डाउनवर्ड। सो इन दोनों साइड्स पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। रह गई बात बी सी और ए डी की, इन दोनों साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इन दोनों साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस क्यों नहीं होगा, तो उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों साइड्स ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ साइन थीटा, 0, एंड इफ़ यू पुट 0 ईएमएफ विल बी 0। सो ईएमएफ ऑन साइड ए बी कितना हो जाएगा, माइनस वी बी एल साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए साइड बी सी, EMF on the side BC is equal to minus VBL sin of 0 डिग्री, और जब ये 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो EMF on side BC is equal to 0। और इसी तरह जब हम साइड AD की बात करेंगे, और AD से पहले सॉरी यहाँ से A से B, B से C और अब CD की बारी है। अगर हम साइड CD के लिए फाइंड करें तो EMF is equal to on the side CD is equal to minus VBL
साइन ऑफ एंगल थीटा, लास्ट डी से ए, ईएमएफ ऑन साइड ए डी, और ए डी साइड पर अगर हम देखें तो एक मतलब फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल, और ये अगर पैरेलल है तो आप यूज़ करेंगे माइनस वी बी एल साइन ऑफ ज़ीरो एंड साइन ज़ीरो ज़ीरो, सो ई एम एफ ऑन साइड ए डी इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ टोटल ई एम एफ, तो टोटल ई एम एफ किसकी इक्वल हो जाएगी, टोटल ई एम एफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू ई एम एफ ऑन द साइड ए बी plus EMF on the side BC plus EMF on the side CD plus EMF on the side AD। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो सारी वैल्यूज़ पुट करने पर E इज़ इक्वल्स टू ए बी की जगह माइनस वी बी एल साइन थीटा प्लस ज़ीरो प्लस सी डी की वैल्यू माइनस वी बी एल साइन थीटा प्लस ज़ीरो। इनको टोटल करें तो ई एम एफ टोटल किसकी इक्वल है, ई एम एफ टोटल इज इक्वल टू माइनस टू वी बी एल साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पर अब एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये जो साइन है ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए था, ये साइन हम यूज़ करते हैं फॉर लेंज़ेस लॉ, इट इज़ ओनली फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मान लिया ये साइन है, अब इसको आगे हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बताने का था ना, तो हमने उसके लिए डायरेक्शन निकाल लिया, हमने राइट हैंड रूल फ्लेमिंग लगा के हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली है, वेल एंड गुड। हम इस सब माइनस साइन को शो नहीं करेंगे, तो अगर हम इसको माइनस साइन को ओमिट कर दें तो दिस फार्मूला विल बी इक्वल टू माइनस टू वी बी एल साइन ऑफ एंगल थीटा। एक बात तो कंफर्म हो गई, वो ये कि ये साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ होंगी। सो अगर मिनिमम का केस डिस्कस करें तो कब होगा, व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। मैक्सिमम का थीटा किन दो चीज़ों के दरमियान में, V और B के दरमियान में। मैक्सिमम का केस कहाँ पर होगा, व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, तब मैक्सिमम होगा किस केस में, V और B, और इन बिटवीन होगा तो कोई ना कोई इन बिटवीन वैल्यू होगी इसके। सो अगर हम मिनिमम के लिए लिखें तो EMF विल बी 0 व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब जब ये कॉइल यूँ पड़ी है ना, यहाँ पर आएगी, परपेंडिकुलर होगी ना, EMF 0 हो जाएगी। क्यों, B की डायरेक्शन भी इधर को है, नॉर्थ से साउथ, मूवमेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी भी इसी तरफ का। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में बार बार क्यों चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर था तो मैंने वेलोसिटी आपकी तरफ शो की, यहाँ पर वेलोसिटी थी तो मैंने इनवर्ड शो की। असल में ये कॉइल रोटेट कर रही है, जब ये कॉइल रोटेट कर रही है तो इसके पास वेलोसिटी कौन सी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये समझने की बात है यहाँ पर, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सपोज हमारे पास एक बॉडी है विच इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करते वक्त इस बॉडी के पास वेलोसिटी कौन सी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। मैं अगर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये डायरेक्शन है, इफ़ बॉडी इज मूविंग इन दिस वे, रेडियस के ऊपर कितना एंगल, 90 डिग्री। मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी इस बॉडी की यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये इस डायरेक्शन में होगी तकरीबन। सो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तकरीबन कुछ यहाँ पर होगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए आपने फॉर्मूला कुछ यूँ पढ़ा है, Vt इज़ इक्वल्स टू R ओमेगा। और अगर हम इस V को रिप्लेस करें R ओमेगा से, माइनस साइन तब नहीं लिखना था, अगर हम इसको R ओमेगा से रिप्लेस करें देन व्हाट इज़ R? R इज़ द रेडियस ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ रेडियस ऑफ द कॉइल। इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो आपको ये कुछ कॉइल यूँ नज़र आएगी, ये इसका सेंटर, ये साइड B, ये साइड C। ऊपर से हम देखेंगे ना टॉप व्यू तो हमें साइड B C यूँ नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर इस कॉइल को जब आप रोटेट होते देखेंगे तो तब आप कह देंगे कि ये जो इसका है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या चीज़ है, रेडियस R, और रोटेट करते वक्त जो वेलोसिटी है दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, दिस ओमेगा इज़
एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए रेडियस से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम रेडियस से करें मल्टीप्लाई तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू -2 वी की जगह पुट हो जाएगा आर ओमेगा बी एल साइन थीटा, बी एल साइन ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट मैं इस 2r को इकट्ठा कर रहा हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस लेंथ के साथ। EMF इज इक्वल्स टू 2r ओमेगा बी इंटू एल साइन थीटा। और हम अगर इन दोनों को 2r और लेंथ को कर दें मल्टीप्लाई, अगर 2r और लेंथ हो जाए मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो इस कॉइल का बन जाएगा एरिया, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ r, ये डिस्टेंस भी अब आपने काउंट कर लिया ना, तो आपने ये पूरी लेंथ फाइंड कर ली। और ये क्या चीज़ है इसकी, ब्रेथ। इस साइड की लेंथ कैपिटल L, ये पोर्शन r, ये पोर्शन भी r, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो आगे ये भी रेडियस ही होना है 2r। सो 2r जब लेंथ से मल्टीप्लाई होगा तो किसकी इक्वल हो जाएगा, एरिया। सो 2RL, 2r इंटू एल, ये किसकी इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉइल। सो अगर मैं एरिया ऑफ द कॉइल यहाँ पर पुट करूँ, सो EMF इज इक्वल्स टू ओमेगा बी 2RL साइन ऑफ एंगल थीटा। और अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस करें, इस वैल्यू को एरिया से रिप्लेस कर दें, और नेक्स्ट आपने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात ये भी करनी है, क्योंकि हमने शुरू पर कहा था आर्मेचर, इसमें एक टर्न नहीं होती, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। बार इसको पुट करते हैं, EMF इज इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, EMF इज इक्वल्स टू ओमेगा बी ए साइन ऑफ एंगल थीटा। Next, it is for the one coil. If there are 2 coils, then this value will be 2 times. 3 होंगी तो 3 times, and so on for a coil of n loops. कि एक ऐसी coil जिसके n number of loops हैं, EMF will be equal to NW B A sin of angle theta. EMF is equals to NWAB sin थीटा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं EMF विल बी मैक्सिमम, EMF मैक्सिमम एंड मिनिमम का केस, EMF मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और थीटा किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, थीटा इज़ बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन 2 चीज़ों के दरमियान में। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करें तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को कुछ यूँ पुट कर सकते हैं, मतलब V और B 90 साइन 90 पुट कर दें तो E मैक्सिमम जो है उसको हम नाम दे देते हैं E नॉट का। E नॉट क्या चीज़ है, मैक्सिमम EMF। सो इट विल बी इक्वल टू NWAB, साइन 90 पुट होना है, साइन 90 तो 1 हो जाता है, NWAB साइन ऑफ एंगल थीटा। सो EMF मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, सॉरी साइन 90, हमने 90 मेंशन कर दिया है। जब ये कॉइल प्लेन है ना, यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करें आउट ऑफ द पेपर, बिकॉज कॉइल इज रोटेटिंग दिस वे, और जब कॉइल दिस वे यूँ रोटेट कर रही है तो ये साइड आपकी तरफ होगी। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ डॉट द वेलोसिटी, ये डॉट अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, ये आपकी तरफ है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल इज अवे फ्रॉम यू, यहाँ पर हम क्या बना देंगे, क्रॉस।
एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द राइट हैंड रूल, मैं एंड पे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा उसको. सो NWAB मैक्सिमम EMF. नेक्स्ट, ये तो वैल्यू हो गई मैक्सिमम EMF के लिए. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट? मैक्सिमम करंट कितना होगा? मैक्सिमम करंट शुड बी इक्वल टू एस EMF इज इक्वल्स टू E नॉट विल बी इक्वल टू I नॉट ओवर R. सो मैक्सिमम करंट किसकी इक्वल होगा? EMF इस वैल्यू I नॉट इंटू R. I नॉट इंटू R. वट इज़ R? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं. करंट के लिए निकालना है तो आप IR यहाँ पर पुट करें, EMF की जगह I नॉट R को लाकर डिवाइड कर दें. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट. नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपने निकालनी हो, फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस के मुराद ये है कि कॉइल कहीं पर ही मिडवे हो सकती है. हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर 0 से लेकर 360 एक रोटेशन के अंदर पूरा एंगल हमने कवर करना है. 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड देन 270 to 360. तो फॉर इंस्टेंटेनियस कि किसी भी इंस्टेंट पर आपने वैल्यू फाइंड करनी हो, इंस्टेंटेनियस, फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने लिखनी हो तो आप उसके लिए यूँ लिखेंगे, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू NWAB, कि आप जो एंगल है वो पुट कर दें. E इज इक्वल टू NWAB साइन ऑफ एंगल थीटा. नाउ वी कैन से दैट E नॉट किसकी इक्वल है? NWAB के. तो यहाँ पर NWAB की जगह क्या पुट हो जाएगा? E नॉट. सो EMF इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. सो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये कैसे पुट किया? हमने पढ़ा एज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. नेक्स्ट हमने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करें. सो EMF इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f इज इंटू टी. सो यहाँ पर जस्टिफिकेशन एज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी. ठीक है, 2 पाई f. नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इसको करंट की फॉर्म में इक्वेशन को लिखें तो करंट की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल टू करंट ओवर रेजिस्टेंस. EMF किसकी इक्वल होती है? करंट ओवर रेजिस्टेंस. तो I ओवर R इज इक्वल्स टू E नॉट की जगह क्या पुट हो जाएगा? I नॉट ओवर R, बिकॉज EMF इज इक्वल्स टू I इंटू R. सॉरी फॉर दिस. I इंटू R इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू R साइन 2 पाई एफ टी. साइन 2 पाई एफ टी. आर से कैंसिल कर दें. सो I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई एफ टी. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज इन दिस फॉर्म, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा. कि करंट की डायरेक्शन कहीं पर भी फाइंड करनी है तो ये साइन थीटा अप्लाई कर दें इधर, I नॉट साइन थीटा. और वोल्टेज का ग्राफ देखना है तो उसके लिए आप E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा. तो उसकी वैल्यू भी और यहाँ से उसकी डायरेक्शन भी, दोनों को हम उसको फाइंड कर लेंगे कि इधर द कॉइल इस रोटेट करते वक्त कहाँ पर है. आपने सिर्फ यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास एग्जैक्ट आंसर अपेयर हो जाएगा. तो इस हिस्से में हमने क्या सीखा? सिर्फ हमने ये सीखा कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितनी EMF होगी, और ये सीखा कि ये एंगल पे डिपेंड करती है और एंगल पे उसका इफ़ेक्ट किस तरह से होगा. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बाकायदा तौर पर 0, 90, 180, 360 और वो पूरा 270 से लेकर 360 वो सारी डायग्राम्स बनाएंगे. ड्रॉ करने के बाद उनको कंपेयर करेंगे और हम टोटल वैल्यू निकालेंगे कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव
एंड देन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में कैसे शिफ्ट करता है, और ये सारी की सारी बातें ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, ये कॉइल रोटेट करती है, कॉइल के रोटेट करने पर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। असल में कॉइल के रोटेट करने से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। जब कॉइल बीच में प्लेन पड़ी है यहाँ पर, तो ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब कॉइल ने रोटेट करना शुरू कर दिया है तो ईएमएफ की वैल्यू उस हिसाब से कम ज़्यादा होगी। तो उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब ये कॉइल यूँ पड़ी है प्लेन, तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम होती है वैसे, यहाँ पर आ जाएगी तो मिनिमम हो जाती है, एंड सो ऑन। और उसके लिए 4 डायग्राम्स वो बनाते हैं हम साथ, उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे तमाम तरह एंगल्स को। तो अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।